नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है और एक और शानदार दिन, जबकि भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी का रुख देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अच्छे संकेत और उन अच्छे संकेतों के दम पर मार्केट्स में एक स्ट्रांग मूव देखने को मिला। करीब करीब 700 अंकों की तेजी आज बनी मार्केट्स में, और ना केवल ये सेलेक्टिव स्टॉक्स में रही बल्कि एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। खास तौर से वो सेक्टर जो कि अब तक परफॉर्म नहीं कर रहे थे वहां पर खरीदारी थी, और उसके अलावा उन शेयरों में भी बाइंग देखने को मिली जहां पे अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बेहतर मार्केट्स में एक अक्रॉस द बोर्ड काइंड ऑफ बाइंग देखने को मिली। अलग अलग स्टॉक्स को देखिए जहां पे नंबर्स का इम्पैक्ट था, उसमें एसआरएफ था, सन फार्मा रहा, एसबीआई था जहां पे नंबर्स की वजह से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, या फिर कुछ हद तक जो एक बाइंग थी वो पीडीलाइट जैसे स्टॉक्स के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट वहां था, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बाइंग थी। तो ओवरऑल कुछ ऐसे स्टॉक रहे जहां पर एक स्ट्रांग मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, इसके अलावा अब कुछ दर्शकों से भी बातचीत कर लेते हैं, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज के लिए देखने को मिला वो है आईटीसी को लेकर। एक सवाल आया है, आईटीसी के इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनके नंबर्स जो कि आने वाले हैं, तिमाही के नंबर्स जो कि कल आएंगे, और मार्केट में अनुमान है कि कंपनी के एफएमसीजी बिजनेस जो है वो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करके जा सकता है इस क्वार्टर के अंदर। हालांकि सिगरेट बिजनेस में थोड़ा सबड्यूड रहेगा, पेपर बिजनेस थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है, और इसके अलावा होटल सेक्टर में थोड़ा सा सबड्यूड नंबर रहेंगे, लेकिन एफएमसीजी स्पेस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो आंकड़ों पर उस लिहाज से आप नजर रखें। शेयर ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो बहुत कुछ नीचे जाने के लिए या खोने के लिए एटलीस्ट नहीं है। तो आप उस लिहाज से अपनी पोजीशंस को देखिए, हैं तो बने रहें, और अगर आप नया लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट नंबर्स के लिहाज से आप ले भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल लेते हैं। एक सवाल है अरविंद अग्रवाल साहब का। इनका सवाल है कि आप दो दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करिए, रिलायंस और टीसीएस। बाजार तेज है लेकिन ये अपने हाई से नीचे हैं, तो इनके बारे में क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अग्रवाल साहब, अगर आपने रिसेंटली सारे मार्केट को देखा हो तो रिलायंस 985 रुपये था शायद, और वहाँ से चलता हुआ शेयर पहुँचा 2360 रुपये। वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ, करीब 20% करेक्शन के बाद आ गया आज 1900 रुपये, 1950 1960 जो भी लेवल है। लेकिन ये देश की नंबर 1 कंपनी अभी भी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। दूसरा नाम है टीसीएस, यहाँ पर भी ये 1500 रुपये के आसपास गया था शायद, और वहाँ से चल के गया ये अपने हाइज के आसपास। 3000 रुपये बायबैक है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको दाम 3000 रुपये ही मिल रहा है आज की डेट में। अगर आप शेयर टेंडर करना चाहते हो, प्रमोटर खुद ले रहा है 3000 रुपये पे। दोनों दिग्गज कंपनियां हैं, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल को लेके। दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर हैं इंडियन इकोनॉमी के, और ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े सारे फंड इन्वेस्टर सब बड़े निवेशक इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं। अब आप निवेश करना चाहें या ना करना चाहें, आपको लगे कि 20% करेक्शन शेयर को अंडर परफॉर्मर बनाया था, तो नहीं। निफ्टी के अभी भी मार्च से लेके जो आउट परफॉर्मर आ रहा है उसमें इन कंपनियों का नाम शुमार है, तो आप उस लिहाज से देख सकते हैं इन कंपनीज को। बाकी आपकी खुद की कॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल लेते हैं सिप्ला पर। सिप्ला के नंबर आने वाले हैं आरती जी, 765 अभी खरीदारी है। सिप्ला के नंबर्स हैं और नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है मार्केट में। जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं नंबर्स को लेकर, कि बहुत स्ट्रांग नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है, स्पेशली यूएस बिजनेस की तरफ से। और हर्ड ऑन द स्ट्रीट भी है कि नंबर इनके बहुत अच्छे होंगे। नंबर के बाद एक नी जर्क रिएक्शन शायद दिखा भी दे स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी इसमें है। नंबर से पहले हो सकता है एक अच्छे नंबर के बाद गैप अप हो और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग है, तो आप इस रीसेंट पैनिक से घबराएं ना, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो। और अगर शॉर्ट टर्म है तो जाहिर सी बात अच्छे नंबर है, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल केयर रेटिंग पर है, 50 शेयर 399 के दाम पर। कदम साहब बिल्कुल सही दाम पे खरीदारी, रादर कल का 20%, आज का 15-16% तो मैंने देखा था, शायद सर्किट भी लग गया हो, पता नहीं। लेकिन हाँ, मार्केट में ये बज़ था कि इनके नंबर्स अच्छे हैं, और नंबर्स के ऊपर ये दूसरा सर्किट भी आज लगा सकता है, पता नहीं लगा कि नहीं। लेकिन अच्छे रिटर्न्स आपको अभी आ रहे हैं। 430 का दाम शायद है बाजार में, या 415-17 का दाम है, तो आप उस गेन को लेकर निकल सकते हैं एटलीस्ट पार्शली। अगर आप पूरा नहीं निकलना चाहते तो पार्शली लेकर निकल सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। इसके अलावा एक सवाल लेते हैं। एसबीआई की कॉल ले रखी है 205 रुपये की, 10 रुपये 30 पैसे के दाम पे, एंड सोल्ड एसबीआई कॉल एज वेल। 4 लॉट आपने, एक कॉल लॉट की है, लॉन्ग की है निर्भय जी, और 4 कॉल बेची हैं। नियर टर्म टारगेट 220 एसबीआई के सुन रहा हूँ मैं। अगर वो टारगेट्स आते हैं तो आप तब तक, जब तक वो लेवल अगर आते हैं, तो आपकी शायद कॉल के जो प्रीमियम्स हैं, या जो वो पुट के जो प्रीमियम है वो वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो अब
ठीक है, आपने जो रणनीति बनाई है सही है, लेकिन खेल ये है कि पहले क्या आता है। अगर पहले आपका कॉल के टारगेट्स अचीव होते हैं तो एक कॉल से आप उतना प्रीमियम नहीं गेन कर पाएंगे जितना 4 लॉट के प्रीमियम को वाइप आउट होता हुआ देखेंगे। ये 15 तारीख तक 17 तारीख तक अगर हो जाता है तो बीच में कहीं नीचे मिलता है प्रीमियम मिलता है तो थोड़ी पोजीशन हल्की कर लीजिए, एटलीस्ट 4 में से 2 पुट कम कर लीजिए और 2 पुट रखिएगा। तो ऐसी रणनीति रखिए, लेकिन आपको जो भी करना है दिवाली से 2 या 3 दिन बाद तक के लिए करना है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम वैल्यू खत्म होने लग जाएगी, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है लुपिन को लेकर, 955 रुपये के दाम पे आरती जी, पूरा फार्मास्यूटिकल स्पेस में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। खैर, लुपिन के नंबर अच्छे थे मार्केट में, जो एक बस था उससे तो बैटरी साइड पे दिखाई पड़े, लेकिन ऑलरेडी इसको नहीं, इनफैक्ट लुपिन में तो आज एक खबर आई थी कि इनके डेटा सेंटर में कुछ हैक की खबर थी, पहले रेड्डीज में आई थी और अब लुपिन में आते हुए दिखाई पड़ रही। तो मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट इसको लेकर नेगेटिव ज़रूर बना है, लेकिन अदरवाइज कंपनी बुरी नहीं है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम रख सकते हैं तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। ग्लोबल स्पिरिट 333,000 शेयर, क्या किए जाएं? ग्लोबल स्पिरिट राजस्थान वाली जो कंपनी है, जिनके घूमर के नाम से ब्रांड है, ये राजस्थान की लोकल लिकर मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो देसी शराब है वो बनाती है, और मेजरली इनके बिजनेस पूरा राजस्थान और एमपी के एरियाज़ में एक्सपैंड करता है। घूमर इनका सबसे बड़ा ब्रांड है जो जिसके तहत ये अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। कंपनी ठीक है, सिचुएशन वाइज ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं, लेकिन ओके कंपनी है। आप मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट रख सकते हैं, आपके दाम से नीचे है, लेकिन अगर आप इसमें जाना ही चाहते हैं लिकर स्पेस में, तो लीडर के साथ जाइए। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑब्वियसली बात है, 75% मार्केट शेयर ओन करता है प्रीमियम सेगमेंट में, तो इस तरह की कंपनी के साथ जाइए। आज नंबर देखिए आप, कितना स्ट्रॉन्ग नंबर दिए, उसका रिएक्शन भी आया, और अभी भी ये बहुत फेयरली वैल्यूड है। आपको 4 साल में चार्ट में भले ही लगेगा कि ये शेयर तो चलता ही नहीं है, लेकिन आप अदरवाइज की सिचुएशन देखेंगे। डियाजो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े लिकर मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप क्यों इनको छोड़ के किसी और कंपनी में जाना चाह रहे हैं? सेफ है, एटलीस्ट आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ले लेते हैं बाटा इंडिया पर, राहुल चड्डा साहब का सवाल है। राहुल जी, बाटा इंडिया आपने सिर्फ यही मेंशन किया कि इसके बारे में क्या बात करी जाए। देखिए, कंपनी पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं, अगर आप बाटा के शेयर होल्डर हैं तो आपको डिस्काउंट वाउचर आते होंगे हर साल, या एक शेयर होल्डर को भी आते, 10 शेयर होल्डर को भी आते, तो वो तो आप रखिए ही। अदरवाइज स्टॉक वाइज भी स्लो मूवर है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी का स्टॉक है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। प्रॉब्लम यही है कि चल नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये स्कूल बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, तो डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड है। थोड़ा चीज़ों को नॉर्मलाइज और होने दीजिए कि डिमांड वापस पिकअप करेगी। अब जब मल्टीप्लेक्स शेयर इसी में भाग रहे हैं, लिकर शेयर इसी में भाग रहे हैं, तो इनका भी नंबर आएगा ही। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एटलीस्ट कंपनी की साइड से तो फ्री हो सकते हैं कि इसमें कंपनी में कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो ओवरऑल सेक्टर में, तो अगर थोड़ा सेक्टर का आउटलुक सुधरेगा तो यहाँ पे सिचुएशन बेटर हो जाएगी। आप ले सकते हैं, नीचे के दाम पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, और लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सब चीज़ों में। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टी 912 पे आपने खरीदारी कर ली है कदम साहब, तो बहुत करेक्ट हुआ है, नंबर्स से 2 दिन में ही रादर वॉश आउट हुआ है। इनफैक्ट 18-19% साफ हो चुका है, थोड़ा सा और होना चाहिए वॉश आउट, ये बहुत भागा भी था ये स्टॉक, तो थोड़ा कूल ऑफ हो, नीचे आपको मिले तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं इनके, रियल एस्टेट स्पेस में सबसे वेल बैलेंस, वेल पोजीशनड कंपनी है, तो ब्रोकरेज हाउसेज भी पॉजिटिव है इसको लेकर, तो आप बने रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपने क्या सोच के लिया है, कहना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट आप बने रहें, नीचे आप और खरीदारी भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण इंटरनेशनल है या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है? डिसूजा साहब, मैं अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेता हूँ, जो टायर वाली कंपनी है, इसके नंबर कल आने वाले हैं, और बाकी टायर कंपनियों के कंपैरिजन में शायद इसके नंबर भी बेटर साइड पे ही आए। 2-3 चीज़ें इसके बारे में आप समझ लीजिए। पहला, तो ये कंपनी डेट फ्री है, तो इससे सबसे बड़ा कंसर्न जो रहता है वो यहाँ नहीं है। दूसरी चीज़, ये कंपनी मेगा टायर्स बनाती है, मेगा एज इन 6-6 फीट के टायर्स, 8-8 फीट के टायर जैसी जो सिचुएशन होती है, 56-56 इंच के टायर, वो तरह के टायर ये बनाती है। ये टायर का इस्तेमाल सारे बड़े जो ऑफ रोडर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। रादर यूएस में ऑफ रोडर आपने कभी सुना होगा, वो ट्रक रहता है, उसको बोलते हैं मॉन्स्टर ट्रक रेस, वो यही ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके की प्लेयर होते हैं। तो इस तरह के ये टायर्स बनाती है। डिमांड इंडियन फ्रंट पे ट्रैक्टर्स की डिमांड अच्छी आई है, कमर्शियल व्हीकल की डिमांड थोड़ी सी बेटर हुई है, तो उसकी वजह से इनके क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर बेटर होंगे।
और यूएस में मेगा ट्रक्स, क्योंकि यूएस के तो आंकड़े आप देख ही रहे हैं, क्लास 8 के भी नंबर ठीक थे, तो नंबर ओवरऑल बेटर साइड पे होंगे। और हमेशा जब कंपनी डेट फ्री रहती है उसमें पेन कभी नहीं होता इस चीज़ का कि इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे बढ़ेगी या सिचुएशन मार्जिन कैसे जाएंगे। अब मार्जिन जाने का सवाल ही नहीं उठता जब आपके पास डेट नहीं है। तो वैसे भी कंपनी अच्छी है और अदरवाइज भी इसके नंबर ठीक आ रहे हैं, तो आप दोनों लिहाज से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बने रह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है एसबीआई पे महेंद्र जी का। एसबीआई पे हम थोड़ी पहले बात कर भी रहे थे महेंद्र जी, लेकिन वो कॉल पुट का हिसाब किताब था। आपके लिए राय यही कि 220 नियर टर्म में एटलीस्ट जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है बाजार में। और लॉन्ग टर्म के लिए तो देश का दिग्गज बैंक है ही, थोड़ा नीचे मिला तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद आप हमेशा ना रखें। निजी बैंक थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे शायद। सरकारी बैंकों में एसेट क्वालिटी को लेकर हमेशा सवाल रहता है, तो इसलिए आज से भी आप चीज़ों को देखिए और उसके बाद फैसला लें। नियर टर्म नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट फेरबदल हुआ है, देखते हैं रणनीति कितनी बदलती है। लेकिन हाँ, इस बैंक के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी जो दो बड़ी सब्सिडरीज हैं, जैसे एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड, और एक नॉन लिस्टेड सब्सिडरी है, इन तीनों की वैल्यू को अगर आप जोड़ भी देंगे तो भी इनका जो कोर बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं किया गया है। तो अगर बाजार वो फेयर वैल्यू देता है तो जाहिर सी बात स्टॉक में बड़ा पोटेंशियल बाकी है। भसीन साहब हमेशा बात कहते भी हैं। तो आप उस लिहाज से अगर लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो फिर आप रख सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म में बहुत ज़्यादा बड़े फायरवर्क की उम्मीद एटलीस्ट आप ना रखें। जुबिलेंट फूड, मोंटू आर भगरथिया साहब, भगथरिया साहब, माफ़ कीजिएगा मोंटू जी, आपका सवाल नाम को मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। लेकिन जुबिलेंट फूड बहुत महंगा स्टॉक है, करीब 100 के मल्टीपल पे जा रहा है स्टॉक, 2300-2400 की रेंज में। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा है, भारतीय ग्रुप की कंपनी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्लेज स्लाइटली है लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है सो फार। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, डेट है हल्का बहुत, वो भी मैनेजेबल है। प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं इनके, एक्सपेंशन मोड पे भी हैं, 20-25 स्टोर खोल ही देते हैं वो साल में। लेकिन स्टॉक देखिए 2010 में 300 रुपये का होता था, और वहाँ मतलब 300 रुपये प्री बोनस होता था, और आज आपके सामने पोस्ट बोनस 2300 रुपये का शेयर है। तो 150-160 रुपये का शेयर आज 2300 रुपये में दिख रहा है आपको। मोर लेस ये 20 टाइम्स के आसपास पहुँच गया। आप पिछले 10 साल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाला आईपीओ है ये, तो थोड़ा इस यहाँ से आप घबराएं इसमें। बाकी तो अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास 150-200 रुपये के शेयर पड़े हुए हैं आज भी, वो लेके बैठे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं हो रही। आप इस तरह का टाइम फ्रेम रखते हैं तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ फॉल में लेने लायक स्टॉक है। अभी इस टाइम हाथ डालना थोड़ा भारी पड़ सकता है। अच्छा, लेमन ट्री, फैंसी साहब का सवाल है। लेमन ट्री के लिए सर बहुत चला था रिसेंटली ये शेयर, जब कुछ डेट को लेकर रिकास्ट हुआ था, सिचुएशन बदली थी। लेकिन अदरवाइज होटल स्पेस में इंडियन होटल इज़ द बेस्ट। दवानी साहब का भी स्टेक है उसमें, तो आप जानते ही हैं। नहीं, इंडियन होटल में, इंडियन सीमेंट में, एनीवेज मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन इंडियन होटल इज़ बेटर प्रॉपर्टी। उनके पास रेवेन्यूज़ भी उनके ठीक ठाक थे, इससे तो बेटर ही है एटलीस्ट। लेकिन हाँ, छोटे डिनोमिनेशन की वजह से, स्पेकुलेशन की वजह से अगर आप बने रहना चाहते हैं, इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लेमन ट्री ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, थोड़ा डेट का कंसर्न है, उसको आप अगर दूर होता हुआ देख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटर इस पूरे सेक्टर में लीडर के साथ रहना ज़्यादा बेटर रहेगा जब बाजार ऑलरेडी इतना तेज़ होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ। सवाल हर रोज़ की तरह एयरटेल, सुबिन तलवार साहब का सवाल है। सुबिन जी, मुझे नहीं पता आपने किस भाव पे खरीदारी की है, लेकिन एयरटेल बहुत चला है। रिलायंस के रिसेंट फॉल में एयरटेल का बड़ा जैकपॉट लगा था, तो उसमें वो बहुत चला था। तो एयरटेल के लिए वैसे तो इस कंपनी में ऐसा कोई इशू नहीं है, ब्रोकर हाउसेस रिपोर्ट 750 रुपये टारगेट दे रही है इस नंबर्स के बाद। लेकिन अदरवाइज एक ही दो फ्लॉ हैं। एक की अंडर परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ी। दूसरा, आगे का आउटलुक अभी भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, दो ही प्लेयर हैं, लेकिन चल नहीं रहा थोड़ा, तो इसलिए लोगों को पेशेंस निकल जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी बुराई नहीं है, आप बने रह सकते हैं, नया निवेश भी कर सकते हैं नीचे के दाम पे। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, मीडियम टर्म में आप प्रॉफिट लेकर निकल जाएं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। नीचे के दाम पे मिले तो आप वहाँ पर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। चलिए, माफ़ी चाहूँगा, इससे ज़्यादा सवाल ले नहीं पाऊँगा, समय थोड़ा ख़त्म हो गया है।